खनिज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय खनिज। तो हमें खनिज का भंडार जो है कहां पाया जाता है, तो पहली जगह क्या है, पहली जगह है हमारी आग्नेय और उपांतरिक चट्टानें। खनिजों को हमने जो है 3 प्रकार में जो बांट दिया। ज्वालामुखी निकला, ये इसमें भर गया। अब ये ठंडा जब हो जाएगा तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा। लोह खनिज कहां से मिलता है हमें, सबसे पहली बात यह है लोह खनिज हमें लोएस्ट से मिलता है। भारत में लोएस्ट की मुख्य बेल्ट कौन से, धात्विक खनिज में सबसे नंबर 1 पे आता है अभ्रक, कि जब हमें खनिज मिले तो खनिज क्या है, खनिज जितने भी खनिज है वो सारे जो है गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ये वो स्रोत है जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई देखो, माइंड मैप की सीरीज में हमारा लगभग 10वां शायद 9वां या 10वां लेक्चर है शायद, है ना। तो भाई आज की इस क्लास की हम बात करें तो इस क्लास में आज हम सर क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हो आज इस क्लास में। तो भाई आज हम बात करेंगे किसके बारे में, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब देखो समय बहुत कम है, चैप्टर बहुत लेंथी है, लेंथी चैप्टर नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसमें ऐसे ऐसे शब्द है ना कि मतलब ऐसा लगता है बच्चों को सर क्या ही चैप्टर है। तो देखो ऐसा है कि इस चैप्टर को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल भाषा में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बने रहना है। कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, तो डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन इतना वैसा पढ़ा दूंगा कि आपको ना रिवीजन आपका बेस्ट हो जाएगा। रिवीजन पर्पस से जो है बेस्ट वीडियो होने वाला है, इतनी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं खनिज क्या है, खनिज का मतलब क्या होता है भाई, खनिज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय खनिज, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। तो देखो सबसे पहले क्या है भाई, प्राकृतिक रूप है इनका। तो मतलब ये जो पदार्थ है, जो खनिज आपको मिल रहा है ना, इसको हम संसाधन क्यों बोलते हैं, संसाधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपके घर में जो भी चीज आपको देख रहे हो ना, ये सब जो है खनिजों से ही बनी हुई है। इस पूरे स्टूडियो में जो भी चीजें हैं, सब सारी जो चीजें, ये स्क्रीन की बात करूं, पेन की बात करूं, सामने जो कैमरा है, सब जो है खनिजों से ही मिलकर बने हुए हैं। तो खनिज जो है हमारे संसाधन है क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। दूसरी चीज ये, खनिज क्या है भाई, प्राकृतिक रूप से जो है बने हुए पदार्थ है। मतलब यहां पर इंसानों का कोई भी रोल नहीं है, ये प्रकृति ने ही इनको जो है जन्म दिया है ना। जो हमारे आसपास आपको दिखता है ना, चट्टानें दिखती हैं आपको, मिट्टी दिखती है, इनमें ही जो है खनिज छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना। और इनको क्या बोलते हैं, ये एक समरूप पदार्थ है, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब जैसा आप देखोगे एक मिट्टी के ढेले में आपको जो है किसी भी प्रकार का जो है खनिज मिल सकता है। जैसे हम बात करें लोहा मिल सकता है आपको, है ना, लोह की हम बात करें, एल्यूमिनियम की हम बात करें, एक बहुत बड़ी चट्टान में एक से ज्यादा खनिज भी आपको जो है मिल सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे आप देखते हो ना, जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें आपको एक से ज्यादा प्रकार के जो है खनिज मिल जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं, समरूप पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें इनकी क्या होती है, इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। मतलब इनकी एक आप बोल सकते हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मतलब सेम मतलब एक निश्चित होता है। जैसे हम बात करें पानी का फॉर्मूला जो होता है H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब ये इसकी क्या रहेगी, ये इसकी आंतरिक संरचना यही रहेगी। चाहे तुम 10 बाल्टी पानी ले आओ, चाहे तुम 1000 लीटर पानी ले आओ, उसकी संरचना जो है यही रहेगी। तो आप अलग अलग जो खनिजों को देखते हो, उनकी अलग अलग क्या होती है, आंतरिक संरचना होती है। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है, कॉम्पोजिशन जो होता है, वो अलग अलग होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक निश्चित देखने को मिलेगा, एक जैसे ही होता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम खनिज बोलते हैं। और खनिजों को बनने में बहुत समय लगता है। और आप देखोगे इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, इनकी जो शेप होती है, इनकी जो संरचना जो होती है, वो आपको अलग अलग तरीके की दिखाई देगी। इनके रंग रूप जो है आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार। तो खनिजों को हमने जो है 3 प्रकार में जो बांट दिया। एक तो होता है हमारे धात्विक खनिज जिसमें धातु होता है, एक होता है हमारा अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं होता, और एक होता है हमारे ऊर्जा खनिज, ठीक है। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज को भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। अब 2 हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे हम बात करें लोह धातु, है ना, जिन धातुओं में लोहा की मात्रा होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लोह धातु बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें लोह अयस्क, है ना, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है हमारा अलोह धातु जिसमें लोह की मात्रा नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अलोह धातु। जैसे हम तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनियम का एक क्या है भाई, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बहुमूल्य खनिज। देखो बहुमूल्य खनिज वो खनिज होते हैं जो बहुत कम होते हैं और इनका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, बहुमूल्य होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो आप इनको अलोह का ही एक हिस्सा मान सकते हो। वैसे देखा जाए तो इनको हम अलग भी लिख सकते हैं ना, बहुमूल्य खनिज के नाम से। जैसे हम बात करें सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुत महंगे धातु होते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें कोई किसी भी प्रकार का जो धातु नहीं होता। जैसे हम बात करें अभ्रक की, है ना, लवण की, पोटाश की, सल्फर की, चूना पत्थर, इसमें किसी भी प्रकार का आपको जो है धातु देखने को नहीं मिलेगा। फिर लास्ट बात कर लेते हैं हम ऊर्जा खनिज के बारे में। ऊर्जा खनिज सर कौन से होते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आप होते हैं ना, बाइक में पेट्रोल डलवा लोगे, है ना, तो वो चल जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगी, बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है ना। कोयला की हम बात करें, इन सबसे ना किसी प्रकार की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम जो है ऊर्जा खनिज बोल देते हैं। कोल, पेट्रोल, है ना, प्राकृतिक गैस हो गई, है ना, जो ये सब जो है आपके घर में जो गैस चूल्हा जो होता है उससे जो
एलपीजी सिलेंडर जो होता है उससे जो रोटियां तुम बनाते हो, खाना पकता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं खनिजों के भंडार के बारे में। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप देखो मैं ना सिंपल, देखो डिटेल में जाएंगे तो टाइम लगेगा, सिंपल शब्दों में जो समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमें खनिज का भंडार जो है कहां पाया जाता है, तो पहली जगह क्या है, पहली जगह है हमारी आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानें। आग्नेय रूपांतरिक चट्टानों को अंग्रेजी में हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अच्छा, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, तो आप देखोगे जब ये ज्वालामुखी नीचे से ऊपर आया, लावा बना, लावा जब ठंडा हुआ तो उससे धीरे धीरे करके आप देखोगे आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं, और आग्नेय से ही बाद में जो है रूपांतरिक चट्टानें मिल जाती हैं। प्रेशर लगता है, बहुत दबाव लगता है, उसके कारण जो है रूपांतरिक चट्टानें बन जाती हैं। अब होता क्या है, इनमें भी आपको जो है खनिज मिलते हैं। खनिज कहां मिलते हैं, तो भाई दरारों में। अब जैसे मान के जो इतनी बड़ी चट्टान है, इसमें बहुत सारी दरारें होती हैं, है ना। जो छोटे जमाव होते हैं, जो छोटी दरारें होती हैं, छोटे जमाव जो होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम शिरा बोलते हैं, है ना। और जो बृहद जमाव जो होता है, बड़ी बड़ी चट्टान, बड़ी बड़ी दरारें जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं परत। तो आपको आप बोल सकते हो शिराओं के रूप में और परतों के रूप में आपको जो है जमाव देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो नीचे से क्या हो, नीचे से ज्वालामुखी फटा, नीचे से ज्वालामुखी फटा, अब मान के चलो ज्वालामुखी को निकलने की जगह मिली, है ना, वेंट बोलते हैं इसको। अब आप देखोगे शिराएं जो होंगी इनमें क्या भर जाएगा, इनमें जो आप देखोगे इनमें अलग अलग तरीके के जो खनिज जो होंगे इनमें आगे भर जाएंगे, है ना। जब ज्वालामुखी निकला ये इनमें भर गया, अब ये ठंडा जब हो जाएगा तो आप देखोगे धीरे 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 क्या बन जाएगा, खनिज बन जाएगा। तो आप देखोगे हमारे आग्नेय रूपांतरिक चट्टानों में जो बहुत सारे क्या होते हैं, दरारें होते हैं, जोड़े होते हैं। वैसे इन सबका मतलब अलग है, बस अभी के लिए इतना ही जान लो कि क्या होती है, दरारें होती हैं, है ना। अलग अलग तरीके की जो दरारें होती हैं, मोटी दरारें, पतली दरारें, है ना। तो वैसी जो दरारें जो होती हैं इनमें जो आपको खनिज मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। कौन कौन से खनिज मिलता है, तो जस्ता हो गया, तांबा, जिंक, है ना, हमारा शीशा हो गया, ये सब। अवसारी चट्टानों की बात कर लेते भाई। अवसारी चट्टानें क्या होती है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, अवसारी चट्टानें जो होती है इनमें जो खनिज मिलेगा वो आपको क्षैतिज परतों में मिलेगा। सर क्षैतिज परतें क्या होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल परतें, है ना। तो जैसे मान चलो इतनी बड़ी चट्टान है, ठीक है, तो आपको ऐसे करके, है ना, क्षैतिज, इसका जो है आपको क्षैतिज रूप में जो है ये आपको जो है देखने को मिल जाएगा खनिज। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर आपको जो है खनिजों का बहुत सारा जो है जमाव जो है दिखाई देगा क्षैतिज रूप में। क्लियर हुआ। तो होता क्या भाई, हम क्या करते हैं भाई, ऊपर से जो है हटाते हैं माल पूरा, है ना, मिट्टी वगैरह जो होती है, और नीचे से जो है इसको निकाल लेते हैं, है ना। अलग अलग तरीके की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग, रैट होल माइनिंग, तो इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं जलोढ़ जमाव के बारे में। अच्छा, जलोढ़ जमाव के बारे में बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। जलोढ़ जमाव क्या होता है भाई, इसके रूप में भी आपको, जलोढ़ जमाव के रूप में भी जो है आपको बहुत सारे खनिज मिलते हैं। मान के चलो जो घाटियां होती हैं हमारी, जो वैलीज होती हैं, तो आप देखोगे कि इन वैलियों से बहुत सारी पानी वानी बहता रहता है। आपने देखा होगा ऊपर से पानी वानी स्टीम्स वगैरह निकलती हैं, पानी वानी बहता रहता है, धाराएं निकलती रहती हैं। तो आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, ये चट्टानें जो होती हैं इन स्टीम की वजह टूटने लगती हैं, और इन चट्टानों में क्या होता है, इन चट्टानों में बहुत सारे खनिज भरे होते हैं। और देखो ये सारी जो पानी वानी जो होता है, पानी हवाएं सब जो होता है, इसके चलते जो है ये सारा खनिज नीचे आने लगता है, और नीचे जो है जमा हो जाता है ना। हमारे जो वैली जो होती है, हमारी जो घाटियां होती हैं, उसके नीचे जो आप देखो घाटियों में जो है ये खनिज जमा होने लगता है, ठीक है ना। और ये पानी जो है इनको भाग नहीं ले आता, पानी जो है, पानी आप देखोगे ऊपर से नीचे तो ले आएगा, फिर आप देखोगे एक जगह इकट्ठे होकर इनकी परत बन जाती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ जमाव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो जलोढ़ जमाव आ रहा है, जो यहां पर गाद आ रही है, वही क्या ला रही है, वही इन सारे खनिजों को नीचे ला रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ जमाव। कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो आप देखोगे सोना, चांदी, टिन, प्लैटिनम जो है ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि हमें जो है महासागर के जल में भी जो है बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तो आप देखोगे जैसे नमक जो हो गया, है ना, नमक की हम बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, ब्रोमाइन की बात करें, ये सारे जो है महासागर जल में जो आपको मिल जाते हैं। अब महासागर में बहुत सारे ऐसे भी हमारे खनिज होते हैं जिनको हम, आप बोल सकते हो, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो है आप बोल सकते हो इकोनॉमिकली बहुत महंगे पड़ेंगे, वो आर्थिक रूप से बहुत महंगे पड़ेंगे। क्यों, आप देखोगे ना समुद्र इतना बड़ा है, कहां तक ढूंढते रहोगे, तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिर हम बात कर लेते हैं धरातली चट्टानों के बारे में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। धरातली चट्टानें जैसे होती है, जो हमारी धरातल पे चट्टानें हैं, मान के चलो चट्टान थी, ठीक है, अब क्या हुआ, हवा आई, है ना, बारिश हुई, तो हुआ क्या, मान चलो यहाँ पर खनिज था, कोई यहाँ पर कोई खनिज था, है ना, हवा आई, ये खनिज है हमारा, मान के चलो हवा आई, है ना, बारिश हुई, तो हुआ क्या, ऊपर की जो परत जो है ना, इसकी वेदरिंग हो गई। मान के चलो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब हुआ क्या, धूप निकली, बारिश हुई, और वेदरिंग के कारण क्या हुआ, अपक्षय के कारण क्या हुआ, आप देखोगे ऊपर की जो परत है ये क्या हो गई, ये बिल्कुल आप बोल सकते हो क्या हो गई, अपघटन हो गया इसका, है ना। ऊपर की परत जो है बिल्कुल धुल गई, अपघटन हो गया इसका, अपक्षय हो गया, वेदरिंग हो गई। तो आप देखोगे ऊपर की परत धुल जाती है, और आप देखोगे नीचे जो होता है, नीचे जो हमारे खनिजों का जमाव जो होता है वो दिखने लगता है। और आप देखोगे हमारे देश में जो बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट का जो खनिज जो होता है, जिसकी बात की जा रही है एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट का मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं, है ना। तो वो जो है आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम ही जो है धरातली चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं भाई, आप आगे बात कर लेते हैं लो खनिज के बारे में। एक एक करके जो है हम क्या करेंगे, हम लो खनिजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे हम बात करें लो खनिज के बारे में, देखो लो खनिज कहां से मिलता है हमें, सबसे पहली बात है लो खनिज हमें लो अयस्क से मिलता है। सर अयस्क क्या होता है, अयस्क बता दो, अयस्क का मतलब क्या होता है। तो मान के चलो बहुत बड़ी चट्टान है,
अब इस बहुत बड़ी चट्टान में कुछ गंदगी भी भरी होगी, इंप्योरिटीज भरी होंगी और कुछ लोहा भी होगा। अब लोहा की मात्रा, खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है, मान के चलो 70% जो है यहाँ पे लोहा है, बाकी जो है क्या है, बाकी सारी इंप्योरिटीज है ना, धूल मिट्टी वगैरह कूड़ा वगैरह भरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोएस्क, है ना। तो अब इसमें से जब हम लोहा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लो खनिज बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसकी क्वालिटी के आधार पर जो है हमने दो हिस्सों में बांट लिया इसको, एक तो मैग्नेटाइट होता है, एक हमारा हेमाटाइट होता है। मैग्नेटाइट की हम बात करें, सबसे अव्वल क्वालिटी का जो है लोहा होता है, इसमें लगभग जो है 70% आपको लोहा मिल जाएगा। और वैसे हम बात करें हेमाटाइट की, तो हेमाटाइट जो होता है वो उसमें 50 से 60% आपको जो है लोहा मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ज्यादातर आप देखोगे औद्योगिक क्षेत्रों में, है ना, इसी लोहे का जो है हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में हम बात कर लेते हैं भारत में लोहेस की मुख्य बेल्ट कौन से हैं, तो आप देखोगे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, इसको याद कर लेना, मैप वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर आप देखोगे दुर्ग बस्तर बेल्ट की हम बात करें, कहां पर है भाई, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में। फिर आप देखोगे हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है, ठीक है। फिर आप देखोगे बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलू जो बेल्ट है हमारी दक्षिण भारत में, यहां पर कर्नाटका में, तो आप देखोगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज की हम बात करें, ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीके का लोहेस्क है। अब मैंगनीज से क्या होता है, मैंगनीज से आप देखोगे हमें स्टील बनाते हैं ना, मैंगनीज से हम स्टील बनाते हैं। जब लोहे में हम मैंगनीज को मिला देते हैं ना, 1 टन स्टील में को बनाने में आप देखोगे करीबन 10 किलो मैंगनीज का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहा और मैंगनीज को जब मिला देंगे तो हमें स्टील बन जाती है। तो स्टील को बनाने में कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, उनमें से एक चीज होती है हमारी मैंगनीज। तो मैंगनीज से और क्या चीजें बनाई जाती हैं सर, तो आप देखोगे ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं अलोह खनिज के बारे में। अलोह खनिज में हम बात करें, 3 मुख्य हमारे, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, है ना। तांबा एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तांबा से हम बात करें, तांबा जो होता है हमारा, कॉपर जो होता है, ये आप बोल सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली बढ़िया, है ना, बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। तो आप देखोगे बिजली के तार की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक के जो साजो सामान जो होते हैं, रासायनिक उद्योग जो होते हैं, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है सर। मध्य प्रदेश में बालाघाट जो है, इसके यहाँ पर आपको जो इसकी खदानें देखने को मिल जाएंगी, राजस्थान में। इसके अलावा हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम मिलता किससे, एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये हल्का होता है और मजबूत होता है, इसलिए आप देखोगे इसको लोहे की जगह भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखोगे ना, एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह सब इससे ही बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, मुख्य भंडार कहां पर है, तो अमरकंटक के पठार में जाओगे आप, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ के जो अमरकंटक के पठार है वहां पर आप चले जाओगे। उसके अलावा आप थोड़ा सा मैकाल की पहाड़ियां जो हो गई, बिलासपुर हो गया, कटनी हो गया, इन सब में जो है ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेन भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज में सबसे नंबर 1 पर आता है अभ्रक। अभ्रक की हम बात करें तो अभ्रक दिखता कैसा है, तो उसको अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है। इसको पीला, काला, हरा, लाल, है ना, अलग अलग रंग होते हैं इसके, है ना, रंग बदलता रहता है। और आप देखोगे ये देखने में कैसा होता है, तो पतली पतली, बहुत पतली और महीन लेयर्स होती हैं इसमें, ठीक है। और आप देखोगे कि इसको बहुत बैड कंडक्टर माना जाता है, डीइलेक्ट्रिफाई, है ना, माना जाता है उसको। तो ये आप देखोगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो होते हैं उनमें इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। छोटा नागपुर जो पठार है वहां पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर देखो अब हुआ क्या, अब साथ के साथ हुआ क्या कि जब हमें खनिज मिले तो खनिज क्या है, खनिज जितने भी खनिज है वो सारे जो है गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब समय के साथ साथ जो है खत्म हो जाएंगे, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगा है। ये अलग अलग दबाव में, अलग अलग प्रेशर कंडीशंस में जो है ये बनके तैयार हुए हैं। तो इनका बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार ये खत्म हो गए दोबारा नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आप बोल सकते हो हमें इनको जो है बचाना पड़ेगा भाई। हमें जो है गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें इनको जो है बचाना बहुत जरूरी है, हमें इनका जो है नियोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके का सतत पोषणी विकास की तरफ जो है हमें चलना पड़ेगा कि हम जो है अपनी जो हमारी जो अभी की आवश्यकताएं उनको भी हम पूरा करें और साथ के साथ भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा होने दें। चलिए आगे बात कर लेते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में, जिन चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा संसाधन की हम बात करें तो 2 तरीके की ऊर्जा संसाधन है। एक है हमारी परंपरागत ऊर्जा और दूसरी है हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की हम बात करें तो ये वो स्रोत हैं जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। जैसे हम बात करें जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये सब क्या है, आप देखोगे प्रॉपर तरीके से ये क्या है, एक तरीके के गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन है, खत्म हो जाएंगे भाई। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की, कोयले की, प्राकृतिक गैस की, बिजली, है ना, तो ये सब क्या है भाई, हमारे परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है। फिर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स। अब देखो हुआ क्या भाई, क्योंकि आपको पता है ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये सारे जो आपको जिनसे आपको ऊर्जा मिल रही है, तो ये क्या है, ये गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय मतलब ये जो है आने वाले टाइम पर जो है खत्म हो जाएंगे, ये जो है आने वाले टाइम पर खत्म हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कभी खत्म ही ना हो। तो वो होते हैं हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन और उनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा भी बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होता यह है कि हम जो है इनका इस्तेमाल हमने बहुत टाइम से करना शुरू नहीं किया, हमने अभी अभी करना शुरू किया है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में प्रचलन में नहीं है। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है इसमें आते हैं, हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा में आते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, तो भाई पहले स्रोत की बात कर लेते हैं हम, परंपरागत की, है ना, कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला हमारे देश में आपको जो है 3 जगह देखने को मिलता है। और इसकी क्वालिटी वाइज बात करें, क्वालिटी वाइज हमने जो है इसको लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में
इसको जो है बांट दिया। ठीक है, लिग्नाइट कोयले की अगर हम बात करें तो ये निम्न दर्जे का कोयला होता है, भूरे रंग का होता है, तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में जो है पाया जाता है। ठीक है ना। फिर हम बात करें बिटुमिनस की, तो आप देखोगे ये लोकप्रिय कोयला है बहुत ज्यादा, और आप देखोगे लो उद्योग में सबसे ज्यादा इसी कोयले का जो इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम तीसरे नंबर की बात करें एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है कोयला होता है, सख्त कोयला होता है, और आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है। तो क्वालिटी की वाइज है ना, क्वालिटी वाइज हमने जो है 3 हिस्सों में जो है इसको बांट लिया। इसकी जो क्वालिटी थी है ना, उसको हमने जो है 3 हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं भारत में, अच्छा अगर हम बात करें समय के अनुसार कितना कोई कोयला कितना पुराना है, तो समय के अनुसार जो है हमने कोयले को 2 हिस्सों में बांट लिया। आप देखोगे अलग अलग चट्टानों में पाया जाता है कोयला। एक तो हमारी गोंडवाना कोयला होता है ना, जो बहुत पुराना है, लगभग 200 साल पुराना, 200 साल पुराना, 200 मिलियन साल पुराना कोयला है। और एक हमारा होता है टर्शरी कोयला, जो टर्शरी जो क्षेत्र होते हैं, टर्शरी चट्टानें जो होती हैं उसमें मिलता है, जिसको हम जो लगभग जो है 50 मिलियन साल पुराना जो है कोयला है। तो समय के अनुसार आप देखोगे सबसे पुराना कोयला कौन सा होता है, गोंडवाना कोयला होता है। ठीक है ना। आप देखोगे दामोदर घाटी में मिलेगा, झारिया, रानीगंज और बोकारो में आपको जो है गोंडवाना कोयला मिलेगा। फिर आप देखोगे पूर्वोत्तर का जो पूर्वोत्तर वाला जो इलाका है ना, जो पूर्वोत्तर वाला जो इलाका है हमारा, है ना, उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में आपको जो है लगभग टर्शरी निरपेक्ष कोयला जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उद्योगों में सबसे ज्यादा ये वाला कोयला जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम आप बोल सकते हो जो मेटालॉजिकल जो इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा इसी को इस्तेमाल करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो देखो, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। आपका कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम बोल लो, कच्चा तेल बोल लो, उससे आप देखोगे पेट्रोल बनाई जाती है, डीजल बनाया जाता है, लुब्रिकेंट बनाया जाता है ना, केरोसिन बनाया जाता है, प्लास्टिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, पेंट में सब में जो है यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम कहां मिलता है आपको, तो पेट्रोलियम मिलता है भाई टर्शरी चट्टानों, टर्शरी चट्टानें जो होती है वहां पर मिलता है। अच्छा, ये पाया कहां जाता है, तो जो चूना पत्थर जो होता है ना, या फिर जो बलुआ पत्थर होता है, इसकी जो सरंध परतें जो होती है, सरंध परतों को मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं पोरस लेयर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये सरंध जो परतें जो होती है, इनमें क्या होता है, इनमें छेद होते हैं, है ना, छोटे छोटे होल होते हैं। इसमें क्या होता है, इन छेद और होल एक तरीके के स्पंज जैसे होते हैं, है ना। इनमें ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें ही आपको जो है पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, इनमें ही आपको जो है पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो जो है ना, सरंध और असंध परतें जो हैं, इनके बीच जो है, इनके बीच में जो फॉल्ट्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। आप देखो जैसे मान चलो एक है ना, नीचे क्या है भाई, नीचे हमारे नॉन पोरस लेयर है। नॉन पोरस मतलब जो असंध, मतलब ये ठोस होती हैं, इनमें कोई भी छिद्र नहीं होते, है ना। ऊपर आपकी जो है बहुत सारी क्या है, ऊपर बहुत सारी आपकी जो है आप बोल सकते हो हमारी पोरस लेयर है। पोरस लेयर मतलब हमारी जो सघन परतें हैं, मतलब इनमें जो है स्पंजी होती है, इनमें ही आपको क्या मिलेगा, इनमें आपको जो है पेट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा, इनमें जो है आपको पेट्रोल वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो बीच में कहीं ये फंसे होते हैं, है ना। ये जो हमारी जो असंध परतें जो होती हैं, इनको रोक के रखती हैं, इनको जो है रोक के रखते हैं, बीच में फंसा के रखते हैं। ठीक है ना। इन्हीं के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्हीं के बीच में आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। और हाँ, याद रखना जो हमारी गैस होती है, हमारी प्राकृतिक गैस जो होती है, वो भी इन्हीं में पाई जाती है। जहां पर पेट्रोलियम की आपको जो है पेट्रोलियम की खदानें मिलेंगी, आपको पेट्रोलियम के आपको रिजर्व जहां मिलेंगे, वहां पर आपको जो है गैस देखने को मिलेगी। ठीक है। सबसे पुराना कौन सा भाई, याद रखना सबसे पुराना है हमारा असम में, है ना। और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो 63% पेट्रोलियम जो है मुंबई हाई में। मुंबई हाई सबसे बड़ा है, सबसे पुराना कौन सा हमारा, असम है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमारा 18% जो है गुजरात से भी आ जाता है, गुजरात से। क्लियर हुआ। चलिए, तो अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस के बारे में, तो प्राकृतिक गैस भी एक तरीके की हम बात कर सकते हैं कि एक स्वच्छ ऊर्जा का जो है संसाधन है। ठीक है ना। और इसको भी बिजली में, है ना, और आप बोल सकते हो उर्वरक जो उद्योग है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखोगे जब जो तरल ईंधन जो होता है ना, तरल ईंधन को बदलने के लिए जो वाहनों में संपीड़न प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जाता है। तो आप देखोगे आजकल क्या होता है, आजकल हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं, आज हम सीएनजी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहां मिलते हैं भाई, तो आप देखोगे कृष्णा गोदावरी बेसिन की हम बात करें, यहां पर आपको जो है इसके भंडार देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो मुंबई हाई की हम बात करें, है ना, गुजरात में बात करें, आसाम में बात करें, तो जहां पर पेट्रोलियम के आपको जो है रिजर्व देखने को मिलेंगे, है ना, वहां पर आपको जहां पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलेंगे, वहीं आपको जो है प्राकृतिक गैस के जो भंडार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं बिजली के बारे में। अब बिजली जो है, हम देखो बिजली बहुत एक जरूरी स्रोत है ऊर्जा का। बिजली हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रो बिजली का मतलब क्या है, यहां पर हम जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए, और दूसरा होता है ऊष्मा बिजली। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है कोयला, प्राकृतिक गैस वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, कोयला को गर्म करके प्राकृतिक गैस को इस्तेमाल करके हम जो है बिजली बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स का जो गैर परंपरागत स्रोत जो है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, इसका जो गैर, जैसे हम बात करें इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम गैर परंपरागत सोर्स, है ना। इंग्लिश में नहीं, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको हम गैर परंपरागत सोर्स, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों की अगर हम बात करें, परंपरागत और गैर परंपरागत, इनका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जो है बात कर लेते हैं। जैसे पहले हम बात करें परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की हम बात करें तो उसको हम जो है आणविक ऊर्जा भी बोलते हैं, है ना। इसको एटॉमिक एनर्जी बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको। अब इसमें होता क्या होता है, ये कि बहुत सारे जो हमारे अणु जो होते हैं, उनकी जब संरचना जो होती है उसमें जो बदलाव करते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है,
जो अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब हम बदलाव करते हैं तो क्या क्या निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और बहुत ज्यादा ही ऊर्जा निकलती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब हम कुछ अणुओं में बदलाव कर रहे हैं, एटम्स में कुछ बदलाव कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम परमाणु ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ हाँ या ना। अच्छा, सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है कि जो धूप होती है, सौर ऊर्जा मतलब जो धूप है ना, जो सूरज दादा अपनी धूप जो ला रहे हैं, जो भी सोलर इंसुलेशन आ रही है, जो भी सूरज की किरणें आ रही हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। तो आप देखोगे कि एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम बोलते हैं फोटो वोलेटाइल, है ना। फोटो वोलेटाइल एक प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। उससे क्या होता है, उससे होता है कि सूरज की जो किरणें होती हैं ये बिजली में कन्वर्ट हो जाती है। बिजली में बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, आप देखोगे, है ना। फोटो वोलेटाइल टेक्निक बोलते हैं उसको। बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, उस पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो सूरज की किरणों को बिजली में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप देखोगे हमारा राजस्थान वाला इलाका है, गुजरात वाला इलाका है, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। पवन ऊर्जा की हम बात करें तो उसमें होता क्या, आप देखोगे जो भी हमारे तटीय क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीजेस चलती हैं, यहाँ पर आप देखोगे वहां पर आपको जो है पवन ऊर्जा आपको चलते हुए दिखाई देगी। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो वो जो बहुत बड़े बड़े जो फैन लगे होते हैं ना, उनकी पंखुड़ियां जब घूमती हैं तो उसमें टरबाइन लगा होता है। टरबाइन जब रोटेट होता है तो उससे बिजली बनती है। तो जैसा आप देखोगे ना, हमारा जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका जो है, यहां पर आपको जो है अच्छा खासा जो है ये आपको जो पवन ऊर्जा का स्रोत देखने को मिल जाएगा। बायोगैस की हम बात करें तो लगभग आप देखोगे गांव में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। अब होता क्या है, जो भी सड़ी गली जो चीजें होती हैं, जानवर हैं या फिर कोई इंसान मर गया, जानवर मर गया, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सड़ी हुई ये पेड़ पौधे जो होते हैं, आप देखोगे इनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब होता क्या, जब इनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, धीरे धीरे आप देखोगे इनसे गैस निकलती है, मीथेन गैस, और उस मीथेन गैस की जो हम ऊर्जा बनाते हैं। जैसे जैसे आप बोल सकते हो जो भी अपशिष्ट जो होता है, जो भी अपशिष्ट जो होता है जानवरों का, इंसानों का, हम बोल सकते हैं किसी भी चीज की हम बात करें, उसके जो अवशिष्ट होते हैं उससे क्या होता है, उससे मीथेन गैस निकलती है। और उस मीथेन गैस, जैसे गाय का गोबर की हम बात करें, काउडन केक जो होता है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। तो उसको एक जगह इकट्ठा करके हम उससे ऊर्जा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोगैस, गोबर गैस भी बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। फिर हमारा आता है ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी ऊर्जा की अगर हम बात करें बेटा, ज्वारी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ज्वारी ऊर्जा में क्या आता है भाई, तो ज्वारी ऊर्जा में आप देखोगे अब जैसे इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। अब जैसे समुद्र में आप देखोगे, समुद्र के पास जाओगे, समुद्र के पास आपको ये ज्वारी ऊर्जा दिखाई देगी। ज्वारी ऊर्जा की अगर हम बात करें, अच्छा ज्वारी ऊर्जा में होता क्या है, बड़े बड़े ज्वार आते हैं, मतलब समुद्र का जो लेवल होता है, समुद्र का जो स्तर होता है पानी का, कभी बढ़ता है कभी गिरता है। हमारा जो सूरज है, सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या करता है वो समुद्र के पानी का लेवल जो स्तर जो बढ़ाता है गिराता है, बढ़ाता है गिराता है। तो उससे क्या होता है, उसके बीच में हम टरबाइन लगा देते हैं। तो जब पानी का स्तर बढ़ेगा टरबाइन घूमेगी, जाएगा फिर पानी, तब टरबाइन घूमेगी, टरबाइन जब घूमेगी तभी तो बिजली बनती है भाई, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, ये इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक होता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, है ना, भूतापी ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, लिख लो यार, भूतापी योजना, भूतापी योजना, तापी ऊर्जा, ऊर्जा की हम बात करें, भूतापी ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, भूतापी ऊर्जा की हम बात करें, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, और जहां हीट होती है आप देखोगे तो हमारा भूमि स्तर का जो जल है ना, भूमि जल जो है हमारा, वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। उतना ज्यादा गर्म हो जाता है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्म इतना ज्यादा हो जाता है वो जल, भूमि का जल जो है इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो वो बाहर आते आते भाप बन जाता है, और इतनी भाप होती है, वो इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है उसमें कि उससे टरबाइन घूमती है। टरबाइन जब घूमती है तो क्या होता है, टरबाइन जब घूमेगी तो उससे ऊर्जा निकलेगी, और उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा से हम जो है बिजली बनाते हैं। तो आप देखोगे जैसे हिमाचल में जाओगे मणिकर्णिका, है ना, या फिर आप लद्दाख चले जाओ, पूगा वैली जो है, पूगा घाटी में आप जाओगे तो वहां पर आपको जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी आपको दिख जाएंगे। वहां पर जो है बहुत सारी जो एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा जो है वो हम इससे ही बनाते हैं, ठीक है। भूतापी ऊर्जा बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे चैप्टर का अंत। तो आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यार मेरे को पता है कि भाई डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ ये रिवीजन पर्पस से बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब डिटेल में तो आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर है, वो आपको देखना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। बट हाँ, रिवीजन पर्पस से बेस्ट लेक्चर है। चलिए तो एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें समझ में आ गई होंगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।